हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स यानी कि यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2022 का जो पेपर था, दिसंबर 2022 का पेपर जो कि कब हुआ था, 4 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था। उसके में हमने काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस कर लिए, जिसमें कि हमने 5-5 क्वेश्चन करके डिस्कस किया था। यानी कि 6 पार्ट हमने इसके डिस्कस करके आ चुके हैं पिछली वीडियो में। जो कि आपने नहीं कवर किया हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट नंबर हमारा ये क्या है, दिस पार्ट 7, ठीक है ना। 7 नंबर पार्ट से हम डिस्कस करेंगे। हमसे क्या पूछा है कि नोट द मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन नहीं होती है। यानी कि वहाँ पे उनका कहने का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे मार्केट नहीं किया जा रहा, किसी भी चीज़ का बाजार नहीं किया जा रहा है ना, कारोबार की बाजार अभिमुख परिभाषा नहीं है, यानी कि बाजार से रिलेटेड नहीं है। तो देखो, वी हेल्प इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। किसी भी अगर हम हेल्प कर रहे हैं ऑफिस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, तो वो हमारी मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। अब किसी चीज़ को सप्लाई करना है ना, वो भी हमारी क्या है, मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन। और किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो भी हमारी मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन होती है। बट वी रन ए रेल रोड, रन कर रहा है ना यहाँ पे, हम तो यहाँ पे तो केवल रन कर रहे हैं, इसलिए नहीं होगा ये हमारा मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो देखो, हिंदी से एक बार पढ़ते हैं कि हम कार्यालय उत्पादन में सुधार में सहायता कर रहे हैं। तो उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसमें कि मार्केट ओरिएंटेड है। अच्छा, हम ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे हैं, देखो ये भी मार्केट ओरिएंटेड होगी, सप्लाई करना है ना किसी भी चीज़ की। हम सूचना का वितरण कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से क्या करना, स्प्रेड करना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो वो हमारी मार्केट ओरिएंटेड होगी। बट हम एक रेल पटरी का संचालन कर रहे हैं, देखो संचालन यानी कि ऑपरेट किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, ना कि किसी भी चीज़ को एक तरीके से क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, या किसी भी चीज़ को मार्केट किया जा रहा है ना। केवल ऑपरेट करने की बात हो रही है, रन हो रहा है ना, रेल पटरी का संचालन रन हो रहा है, यानी कि चल रहा है एक तरीके से। तो वो इसलिए नहीं आएगा इसमें मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन में। अब मार्केट ओरिएंटेशन के करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो मार्केट ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, तो ये मार्केटिंग अप्रोच होती है, ये हमारी एक मार्केटिंग की ऐसी अप्रोच है जहाँ पे यूज की जाती है बिजनेसेस द्वारा दैट आर आउटवर्ड लुकिंग, यानी कि बाहर देखा जाता है इसमें। कि मार्केट ओरिएंटेड फोकस किस पे करती है, कस्टमर पे फोकस करेगी वो। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको डिजाइन करेंगे एंड डेवलप करेंगे, उसके बाद सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की, है ना, प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे। दैट द नीड, जो भी उनकी नीड होगी, जो भी उनकी वांट होगी, जो भी चाह, जो भी इच्छा होगी उनकी, उसके हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तो वो हमारी होती है मार्केट ओरिएंटेशन। इसके करेक्टरिस्टिक को भी पढ़ लेते हैं हम कि रियलाइज कंपटीशन, कस्टमर ओरिएंटेशन जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे, और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी होता है। और पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि देखो, यूजुअली मोर प्रॉफिट देन विद द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच। कि मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, तो हमारी मोर प्रॉफिट की बात करती है हमारी, है ना, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के कंपैरिजन में। तो मार्केट ओरिएंटेड हमारी किस पे बेस चलेगी, ये हमारी मोर प्रॉफिट की बात करती है। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, मोर प्रोडक्ट में तो केवल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात होती है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को एक तरीके से सेल करने तक की बात होती है। बट मार्केट की बात करें तो सेल के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रॉफिट भी अर्न होना चाहिए। तो देयर में भी लेस इनोवेशन, यहाँ पे कम इनोवेशन की ज़रूरत होगी हमें। इनोवेशन तो वहाँ पे लाएंगे ना जहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे होंगे, है ना। तो मार्केट में हम इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, तो देन विथ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट में इनोवेशन की बात हो सकती है, पर मार्केट में नहीं होगी। ट्राई टू मीट दोज वांट्स एंड नीड, कि कस्टमर की क्या वांट्स हैं, क्या नीड्स हैं, उनके हिसाब से उनको एक तरीके से मीट कराना, उनके हिसाब से उनको एक तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। डिटरमाइंड करना हमें यहाँ पे कि व्हाट द कस्टमर वांट, के क्या कस्टमर चाहते, क्या उनकी नीड है, और नीड बाई इंगेजिंग विद देम, कि क्या वो चाह रहे हैं एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, आउटवर्ड लुकिंग होता है, यानी कि बाहर देखा जाता है। बाहर का मतलब कि सप्लाई स्टडी ऑफ द मार्केट की स्टडी की जाती है, आइडेंटिफाई की जाते हैं कस्टमर की नीड्स और वांट्स को। तो कस्टमर तो भाई एक तरीके से क्या हो गए, एक्सटर्नल होते हैं ना जी,
एक्सटर्नल होते हैं। अच्छा, नो एजम्पशन आर एवर मेड रिगार्डिंग, कस्टमर के बारे में कोई एजम्पशन नहीं दी गई है। करेक्टरिस्टिक की बात कर लें मार्केट ओरिएंटेशन की, जो कि मार्केट में हमने पढ़ा था क्या मोटिव होता है हमारा, प्रॉफिट मोर प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट की बात करें तो देखो सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है, ग्राहक जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, वो हमारी सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट हो गया। कंज्यूमर ट्रस्ट की बात करें, कंज्यूमर ट्रस्ट का मतलब कंपनी डिलीवर करती है वहाँ पे प्रॉमिस ऑन द गुड्स और लॉयल्टी के, उन्होंने जो प्रॉमिस किया कस्टमर से वही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करें, तो उससे क्या चीज़ होगी हमारी, कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा उससे। रियलिस्टिक प्राइस की बात करें तो प्राइस आर रियलिस्टिक फॉर द मार्केट नॉट टू हाई, कि जो भी प्राइस एक तरीके से नॉर्मली चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, उसी प्राइस में उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, वो हमारा रियलिस्टिक प्राइस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की, तो देखो कंपनी प्रोवाइड करती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी कस्टमर को ज़रूरत है, जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को अवेलेबल कराना। उसके बाद कस्टमर की चॉइस आ जाएगी कि कंज्यूमर कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट हमने कंज्यूमर को प्रोवाइड किया, ग्राहक को प्रोवाइड किया, उसके बारे में वो अपनी फीडबैक भी दे, क्या क्या वो उससे सेटिस्फैक्शन मिला उसको, क्या वो उससे एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो वो चाह रहा था वो उसको मिला, क्या उससे सेटिस्फैक्शन मिला उसको। तो सबसे पहले सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट, उसके बाद कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड किया हमने, रियलिस्टिक प्राइस होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन की बात होगी, और कंज्यूमर का वॉइस होगा, है ना, वॉइस से मतलब वो फीडबैक देगा उसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट में एक बायर पैसिवली इन्वॉल्व होता है। पैसिवली इन्वॉल्व का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ग्राहक का कोई भी सोच विचार नहीं कर रहा, वो है ना, सोच विचार नहीं कर रहा, तो वो कौन से एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, ही एक्सेप्ट वॉट एवर हिज ऑफर्ड बाई हिम द मार्केटर। तो वो प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात होती है। प्रोडक्शन में मतलब कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन से मतलब कोई भी वस्तु बनाई जा रही है। जब वस्तु बनाई जा रही है तो वहाँ पे ग्राहक का इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ, वहाँ पे बायर का इन्वॉल्वमेंट क्या, कुछ नहीं हुआ, तो वो तो पैसिव है। हाँ, अगर हम प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करें, सेलिंग की बात करें, तो कस्टमर अपने हिसाब से देखे ही किसी भी चीज़ को लेगा। मार्केटिंग की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बट प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन से मतलब तो बेचने से नहीं हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट तो अभी आया नहीं, केवल वस्तु को बनाने की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे तो बायर एक तरीके से क्या है, पैसिवली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट को, कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट और फिर मार्केटिंग। देखो प्रोडक्शन में अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या देखता है वो कि इनएक्सपेंसिव, कम खर्चे वाला हो और वाइडली हर जगह उसको मिल जाए, तो वो चीज़ तो हमारी प्रोडक्शन में आती है कि वाइडली अवेलेबल हो वो प्रोडक्ट और इनएक्सपेंसिव हो। प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करें तो कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी। देखो प्रोडक्ट की बात होगी तो वहाँ पे क्वालिटी, वहाँ पे परफॉर्मेंस, वहाँ पे फीचर की बात होगी, है ना, इनोवेशन की बात होगी, तो वो प्रोडक्ट में होती है। सेलिंग की बात करें हम यहाँ पे, तो कंज्यूमर विल बाई प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी अग्रेसिवली प्रमोट करती है और सेल करती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। अगर कंपनी ने मान ली प्रमोट किया किसी चीज़ को तो उसलिए ग्राहकों ने परचेज कर लिया उसको, तो वो सेलिंग कंसेप्ट में आता है। मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो वहाँ पे नीड और वांट पे जब फोकस किया जाता है तो मार्केटिंग कंसेप्ट की बात आती है ना, याद रखने। टारगेट मार्केट एंड डिलीवरिंग द वैल्यू बेटर देन कंपटीटर, के अपने एक तरीके से प्रतिद्वंदियों से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कराना, है ना। नीड और वांट की बात हमारी मार्केटिंग कंसेप्ट में आती है। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट की हमने बात की तो वहाँ पे ऑपरेशन ओरिएंटेड होता है ये हमारा। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं हम इसमें। मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रिड्यूस करते हैं हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जबकि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम वहाँ पे, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि कम से कम खर्चे में वो प्रोडक्ट बन जाए और चीपर प्रोडक्ट हो वो, या फिर लो और एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो वो हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर आता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या आता है कि वेराइटी हो कि प्रोडक्ट के बारे में, यानी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे हम वहाँ पे। उसके बाद एवरेज या फिर बेटर क्वालिटी की बात करेंगे तो प्राइस एक तरीके से लेवल
इंक्रीज होता जा रहा है ना। यहाँ पे लो और एवरेज क्वालिटी थी, यहाँ पे एवरेज और बेटर क्वालिटी की बात हो रही है। मैक्सिमम बेनिफिट की बात हम प्रोडक्ट कंसेप्ट में करते हो, प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का हमें, और परफॉर्मेंस और इनोवेशन फीचर हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट में आते हैं। सेलिंग की बात करें हम तो सेल, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना सेलिंग कंसेप्ट में आ जाता है। सेल करना एनीथिंग टू द कस्टमर, कुछ भी कस्टमर को सेल कर देना एक तरीके से। सेलिंग व्हाट यू हैव शॉर्ट टर्म एडवांटेज देती है हमें सेलिंग, क्योंकि बार बार तो हमेशा तो नहीं चलती रहेगी। अग्रेसिव प्रमोशन होता तभी हमारी किसी भी प्रोडक्ट की सेल हो पाएगी। बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हो, है ना, प्रोड्यूस हो एज पर कंपनी नॉट एज पर मार्केट। देखो कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट सेल हो, ना कि मार्केट के हिसाब से प्रोड्यूस करना, है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना। एंड सेल करें पुश स्ट्रेटजी से, यानी कि पुश से करना है, ना कि पुल स्ट्रेटजी से, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्ट कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट ये भी दे रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में हमें कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, जब हमने पढ़ा था। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करें तो कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन फीचर की बात थी। सेलिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो सेलिंग में कहता है कंज्यूमर विल नॉट बाई एनफ टू द फर्म प्रोडक्ट अनलेस द अंडरटेक लार्ज स्केल सेलिंग और प्रमोशन, जब तक कंपनी के द्वारा प्रमोशन नहीं किया रहा किसी भी चीज़ का, जब तक उसकी सेल नहीं हो रही है। और मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या था, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनी का गोल था उसको अचीव करना मार्केटिंग कंसेप्ट में आता है। डिपेंड ऑन द नोइंग द नीड्स और वांट, जब तक हम कस्टमर की नीड और वांट्स को एक तरीके से टारगेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सेटिस्फैक्शन बेटर देन कंपटीटर के, कंपटीशन से भी, कंपटीटर जो भी सामने वाले हैं उनसे भी अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज नॉट कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग हमारी नॉट कॉन्फिडेंशियल है हमारी नेचर के हिसाब से, तो कस्टम ईयर ऑफ द क्लाइंट आर एडवाइस टू मेक पेमेंट डायरेक्टली टू द फैक्टर, कि फैक्टर को डायरेक्ट पेमेंट कर दो आप। दिस फैसिलिटी व्हेन ऑफर्ड विल नॉट रिकोर्स इज नोन एज, कि यदि बीजक पट्टे की बात हो रही है तो उसमें गोपनीय प्रकृति का नहीं होता, यानी कुछ भी हम उसमें छिपा नहीं सकते। तो सेवार्थी के ग्राहकों को फैक्टर को सीधे तौर पर संदायगी करने की सलाह दी जाती है कि सीधे से आप क्या कर दो, फैक्टर को पेमेंट कर दो। तो यह सुविधा जब गैर आश्रित विशेषताओं के द्वारा दी जाती है तो इसे किस नाम से बोला जाता है, इसे हम एजेंसी फैक्टरिंग बोलते हैं। इसको हम एजेंसी फैक्टरिंग बोलते हैं। अब फैक्टरिंग क्या होता है वो पढ़ लेते हैं कि पार्टी क्या, कौन कौन सी पार्टी हो सकती है फैक्टरिंग में। तो फैक्टरिंग में याद रखना 3 पार्टी होती हैं, ठीक है ना, कि तीसरे बंदे को फैक्टर को इन्वॉल्व करा लिया। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन या ऐसा एजेंट या फिर एक ऐसी फर्म जो कि रेंडर ऑफ सर्विस ऑफ द फैक्टरिंग, के वो सर्विस को रेंडर करती है एक तरीके से, फैक्टर हो गया ये हमारा। क्लाइंट की बात करें तो कंपनी और फर्म हु इज द फैक्टर रेंडर टू हिच सर्विस फॉर फैक्टरिंग, कि जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो क्लाइंट हो गया। डेटर या कस्टमर की बात करें तो वो एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी फर्म होगी जो कि डेप्ट टू द क्लाइंट, कि एक तरीके से डेप्ट है यानी कि वो देगा कुछ ना कुछ। प्रोसेस की बात करें सबसे पहले हमें यू सेल टू योर कस्टमर, के अपने कस्टमर को कुछ सेल करना, वो तो हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमें सबमिट करना होगा इनवॉइस, परचेज के बारे में, है ना, जो भी हमने परचेज किया होगा उसके बारे में इनवॉइस सबमिट करना। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे इनवॉइस को, वेरीफाई करने के बाद परचेज इनवॉइस एंड यू रिसीव द कैश, तो कैश यहाँ पे हमें एक तरीके से रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम नोटिफाई कर देंगे अपने कस्टमर को कि सबमिट करो पेमेंट फॉर द फैक्टर्ड इनवॉइस टू अस, के उसको आप पेमेंट सबमिट कर देना। तो फिर हमारे कस्टमर क्या करेंगे, पे कर देंगे फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस, जो भी अमाउंट इनवॉइस में दे रखा होगा वो आप वो फैक्टर को पे कर देंगे वो, और फिर वो रिलीज कर देगा रिजर्व टू यू माइनस ओवर फीस। ये तो इसका प्रोसेस होता है। फीचर की बात करें तो इनवॉइस अमाउंट होता है इसका, शिफ्ट कर दी जाती है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे बंदे को, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग क्रेडिट सेल्स लेंडर, यानी कि हमने किसी भी व्यक्ति को हमने कुछ सामान सेल कर दिया, हमने बोल दिया कि आप इसको पैसे दे देना इतने समय बाद, है ना। इजी एक्सेस कर सकते हैं इससे हम। स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद सर्विस चार्ज होता है, अलाउ करते हैं हम क्लाइंट को टू द कंसंट्रेट ऑन द बिजनेस, और उसके बाद कंसल्टेंटी सर्विस भी होता है। फुल सर्विस और फैक्टरिंग, फुल सर्विस फैक्टरिंग और फैक्टरिंग विद
रिकोर्स क्या होता है। फुल सर्विस फैक्टरिंग की बात करें तो फैक्टर प्रोवाइड करता है वहाँ पे वेरियस सर्विस को, जैसे कि फाइनेंस मेंटेन करना, सेल कलेक्शन को अंडरटेक करना, क्रेडिट कलेक्शन को उधार में जो भी हमने सेल किया था, ऑफर करना प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेब्ट, जो भी पैसा डूबेगा उसके बारे में प्रोटेक्शन देना, वो हमारा फुल सर्विस फैक्टरिंग के अंदर आता है। अच्छा, फैक्टरिंग विद रिकोर्स के अंदर क्या आता है कि कस्टमर आर गिवन 90 डे टू पेमेंट पीरियड, यानी कि कस्टमर को एक तरीके से 90 दिन का समय दे देना कि 90 दिन तक आप पैसा दे देना, आप हमारा पेमेंट कर देना। इफ़ द कस्टमर फेल हो जाता है पे करने में तो उसको डेब्ट अमाउंट बोलते हैं। द डेब्ट अमाउंट द फैक्टर फिर चार्ज करता है उन पे क्लाइंट पे फॉर द ड्यू अमाउंट को। ऑफर कंसल्टेंसी सर्विस वो हमारी रिकोर्स के अंदर आती है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग की बात करें वहाँ पे तो इसको हम कलेक्शन फैक्टरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैच्योरिटी फैक्टरिंग को कलेक्शन फैक्टरिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं की जाती और इनवॉइस अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट पर्सनल को इनवॉइस एक तरीके से इन्वॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ पे एक पर्सनल को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट को हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपॉइंट कर दिया हमने, तो वो हमारा मैच्योरिटी में आता है, ठीक है ना। और डिडक्ट करते हैं हम यहाँ पे सर्विस चार्ज को फ्रॉम द अमाउंट कलेक्टेड, जो भी हमने अमाउंट कलेक्ट किया था उसमें से सर्विस चार्ज को डिडक्ट कर लेते हैं कि ये हमने कलेक्ट करने में इतना खर्चा किया था, तो वो हमारा मैच्योरिटी फैक्टरिंग में आएगा। इनवॉइस फैक्टरिंग की बात करें हम यहाँ पे तो इनवॉइस में इनवॉइस सेलिंग ऑफ द इनवॉइस टू द फैक्टर के फैक्टर को इनवॉइस सेल कर देना टू द बिजनेस एक्टर ट्रस्टी टू द फैक्टर, और फैक्टर फर्स्टली पे करेगा आउट ऑफ 80% को, तो पहले पे कर देगा वो, है ना। फेस वैल्यू जो भी होगी इनवॉइस की उसका 80% वो पहले दे देता है, वो हमारा इनवॉइस फैक्टरिंग में आता है। बल्क फैक्टरिंग और एजेंसी फैक्टरिंग क्या होता है, देखो बल्क फैक्टरिंग हमारा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग सेल्स लेंडर को मेंटेन करना, कलेक्शन ऑफ क्रेडिट उधार में जो भी दिया हमने उसको कलेक्ट करना, एंड रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स जो भी पैसा डूबेगा उसका भी रिस्क एक चीज़ रेस्ट विद द क्लाइंट का हो जाता है यहाँ पे बल्क फैक्टरिंग में, है ना। फैक्टर फिर क्या कर देता है हमें 80% फेस वैल्यू का दे देगा पहले ही सेलेक्टेड इनवॉइस एज द फाइनेंस, जो भी हमने इनवॉइस होगा उसका 80% यहाँ पे भी पहले दे देता है, ये भी हमारा बल्क फैक्टरिंग के अंतर्गत आ जाता है। एजेंसी फैक्टरिंग की बात करें हम यहाँ पे तो क्लियरली डिफाइन की जाती है यहाँ पे रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था एजेंसी फैक्टरिंग, ठीक है ना। क्लाइंट मेंटेन करता सेल्स लेंडर एंड कलेक्ट करता डेब्ट को फ्रॉम द डेटर्स, जो भी देनदार थे उनसे डेब्ट को उसने कलेक्ट कर लिया। और फैक्टर प्रोवाइड करता है फिर यहाँ पे प्री पेमेंट सर्विस को, कि पहले से वो खुद से अपनी जेब से पैसा दे देगा एंड प्रोटेक्ट करेगा क्लाइंट को अगेंस्ट बैड डेब्ट्स, कि क्लाइंट को बैड डेब्ट्स से एक तरीके से बचा लेगा वो, यहाँ पे जी एजेंसी फैक्टरिंग होता है। अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट सेल नहीं की जाती यहाँ पे कस्टमर को, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गुड्स आर सोल्ड टू द फैक्टर फॉर कैश, के कैश जब देगा वो तभी उसको सर्विस, तभी उसको कुछ ना कुछ गुड्स एक तरीके से सोल्ड की जाएगी। फैक्टर अपॉइंट कर देता है वहाँ पे बिजनेस एज द क्लाइंट तो कलेक्ट द डेब्ट, के आप डेब्ट को कलेक्ट कर लें। फैक्टर नो रिकोर्स इन केस ऑफ बैड डेब्ट के केस में कोई रिकोर्स नहीं होता है। अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग की बात करें यहाँ पे फुल सर्विस फैक्टरिंग और नॉन नोटिफिकेशन फैक्टरिंग क्या होती है। देखो फुल सर्विस फैक्टरिंग हमने पढ़ा था कि फुल सर्विस फैक्टरिंग प्रोग्राम हमारा सीवीसी परचेज किया कि इनवॉइस एज दे अराइव द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इन एडिशन सीवीसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्ट कर किए उसने रिसीवल्स फ्रॉम योर कस्टमर, अपने कस्टमर से उन्हें रिसीवल किए कि आप उस समय, कस्टमर ने बोला कि मैं इतने समय बाद आपको पैसा दे दूंगा, तो कस्टमर से उसने क्या कर लिया, रिसीवल एक्सेप्ट कर लिया, है ना, रिसीव कर लिए। सीवीसी ने प्रोवाइड कर दिया रेगुलर एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन के रिसिप्ट ऑफ योर इनवॉइस के इनवॉइस का रिसिप्ट, एडवांस दे दिया कुछ, कस्टमर को पेमेंट कर दिया, या फिर अदर रिपोर्ट रिलेटिंग टू सेल्स और लेंडर एक्टिविटी, ये हमारा फुल सर्विस में आ जाएगा। नॉन नोटिफिकेशन फैक्टरिंग में सीवीसी ऑफर नॉन नोटिफिकेशन फैक्टरिंग विच प्रोवाइड यू विद प्राइवेंसी और कॉन्फिडेंशियली थ्रू नॉन नोटिफिकेशन, यानी कोई बिना नोटिफिकेशन के यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेल योर कस्टमर, के कस्टमर को बताना ये जरूरी नहीं होता फिर के द डेटा दैट फेयर इनवॉइस देर इनवॉइस हैज बीन परचेज, के वो इनवॉइस परचेज कर लिया गया है, तो वहाँ पे कोई कस्टमर को बताना जरूरी नहीं होता है। लास्ट पेज रह गया हमारा इसका कि ओल्ड लाइन फैक्टरिंग क्या होती है हमारी, कि ओल्ड लाइन फैक्टरिंग हमारी फुल सेट ऑफ फैक्टरिंग सर्विस होती है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द फैक्टर के द्वारा सेलर को प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूड जिसमें कि क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड होता है, क्रेडिट प्रोटेक्शन इंक्लूड होता है। फैक्टर एज्यूम करता है वहाँ पे क्रेडिट रिस्क को विद इन द अप्रूव्ड लिमिट, जो भी अप्रूव्ड कर रखी होती है लिमिट उसके बारे में, है ना, बट रेदर हैज नो रिकोर्स, यहाँ पे भी कोई रिकोर्स नहीं होता सेलर को
कि रिसीवेबल्स डेप्ट फ्रॉम द ऑल ट्रेड डेप्ट ओवर ड्यू बाई 60 से 90 डे की बात, इसमें कोई नो रिकोर्स की बात होती है, ठीक है ना। ये हमारा ऑनलाइन फैक्टरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि प्रैक्टिस ऑफ फॉरगेनिंग ए रिटर्न एड्रेस ऑन अ ईमेल सो व्हाट रिसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन इन टर्म। ईमेल पत्राचार में आपसी पता में चालजासी के ईमेल में पत्राचार में हमने वापसी पता में चालजासी कर दी, यानी कुछ गड़बड़ कर दी हमने वापसी पते में, जो कि निजी सूचना को प्रकट करने हेतु प्राप्तकर्ता को बहकाया जाता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो भी सूचना हमें मिल रही है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें एक तरीके से बहकाया जा रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन के द्वारा, है ना। गलत पता दे के गलत चीज़ें एक तरीके से प्रोवाइड करके न्यूज़पेपर में, तो इस कार्य व्यवहार को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पूफिंग, यानी कि झांसा देना एक तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम, झांसा देना, ठीक है ना। कि डंपर डिवाइडिंग क्या होता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि डंपर डिवाइडिंग है लुकिंग फॉर ट्रेजर सो समवन एल्स ट्रांस इन वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डंपर डिवाइडिंग इज टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूज टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए यूज की जाती है। कुड बी यूज टू कैरी आउट ऑन अ अटैक और गेन एक्सेस, जहाँ पे एक्सेस को गेन करने के लिए, टू द कस्टमर यानी कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम डिस्पोज आइटम, यानी कि जो आइटम खराब हो चुके हैं उसमें से इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना एक तरीके से। डंपर डिवाइडिंग ये होता है हमारा। डंपर डिवाइडिंग इज नॉट द लिमिटेड टू सर्चिंग, ये लिमिटेड चीज़ों को सर्च नहीं करता, ये काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकता है, हमारी पासवर्ड का, विद इन द डाउन द स्टिकली नोट्स, हमारी ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब स्पूफिंग क्या होता है कि ईमेल स्पूफिंग हो या कॉलर आईडी स्पूफिंग होता है, टेक्स्ट मैसेज स्पूफिंग होता है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग भी हो जाता है ना, क्योंकि आपके फिंगर से ही आप, उन्होंने बोल दिया कि आपका फिंगर नहीं आया और पैसे निकल जाते हैं। जीपीएस स्पूफिंग होता है, स्पूफिंग है ना, आईपी एड्रेस स्पूफिंग होता है, और वेबसाइट स्पूफिंग भी होता है कि फेक जॉब ऑफर दे दिए है ना उन्होंने, फेक बैंकिंग रिलेटेड मैसेज आ गए हमारे पास, है ना, लॉटरी के मैसेज आ जाते हैं, कभी कभार मनी रिफंड के स्कैम हो जाते हैं, हमारे पासवर्ड रीसेट मैसेज आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी स्पूफिंग के अंदर ही आती हैं। हैकर और क्रैकर को पढ़ लेते हैं कि हैकर और क्रैकर क्या होते हैं। हैकर प्रोग्राम टू चेक करता है हमारी इंटेग्रिटी ऑफ अदर्स प्रोग्राम को, दैट द व्हेन हैकर क्रिएट करता है किसी भी प्रोग्राम को, ऑटोमेटिकली वो कि चेक कर लेता है हमारी रिमोटली मशीन को, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को। दे ऑलवेज डू कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। और क्रैकर हमारे नथिंग और डिस्ट्रॉय मच, यानी क्रैकर हमारे रेयरली मेक करते हैं अपनी प्रोग्राम को, तो स्टिल हमारी टूल्स को चुरा लेते हैं, एक्स्ट्रा टूल्स प्रोग्राम को, है ना, फ्रॉम द अदर्स से, तो हमारे क्रैकर होते हैं। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास के पे, कि कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, यानी कि डिजिटली एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि सिग्नेचर को, या फिर पासवर्ड, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान संबंधी अनुपम विशेषता का प्रयोग करके चालजासी करता है ना, और उसे हम आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम 2020 की किस धारा के अंतर्गत दंडित करते हैं, कि वहाँ पे उसने फ्रॉडली तरीके से डिसोनेंटली मेक द यूज ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को चुरा लिया, हमारे पासवर्ड को चुरा लिया, या हमारी कोई ऐसी अनर यूनिक इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा सेक्शन 66C के अंतर्गत आता है। इसके कितने सेक्शन के पेज हैं वो देख लेते हैं एक बार, देखो। तो इसका जो डेफिनेशन, इसकी जो, अब देखो यहाँ पे आपको सही आंसर पता चल गया है ना। इसके जो ये सेक्शन है ना, इसको हम अगला क्लास का जब हम 36 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इसके डेफिनेशन, इसके मीनिंग को हम पहले डिस्कस कर लेंगे ना, कि इनके मीनिंग क्या होते हैं ना, जो भी सेक्शन दे रखे हैं। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।